अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। बहुत सारी चीज़ें जो सियासी उफ़क़ पर चल रही हैं उस पर भी बात होगी। फिर इसहाक डार साहब के उस इंटरव्यू को जो उन्होंने BBC को दिया उस पर भी बात करेंगे। क्यों कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब बड़े घबराए हुए थे, इसहाक डार साहब ने बेहतर तरीके से जवाबात नहीं दिए। चूँकि ज़्यादातर इंटरव्यू बेस था वो इसहाक डार साहब, उनकी जायदाद, उनके बच्चों की जायदाद और फिर नैब के प्रोसीजर्स के हवाले से और फिर पाकिस्तान ना जाने के हवाले से क्यों बाहर बैठे हैं, क्यों जिला वतनी काट रहे हैं। मियाँ साहब का भी जिक्र हुआ, मियाँ साहब पर भी सवालात किए गए। क्या कहा जा रहा है इस पर तो बात करेंगे, लेकिन क्या उसका हासिल उसूल था उस इंटरव्यू का, और क्या इसहाक डार साहब उन तमाम तर चीज़ों को जस्टिफाई कर सके जो उनसे सवालात पूछे, जो मुश्किल सवालात पूछे गए। फिर एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब अब मिसाक़े जमहूरियत की बात भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। PDM ने पावर शो कर दिया, इंतज़ामिया पीछे हट गई। अचानक से इंतज़ामिया पीछे हटी, लेकिन इससे पहले इंतज़ामिया ने ज़ोर लगाया कि मुल्तान में ये जलसा ना हो। लेकिन जब मरीम नवाज़ साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफा भुट्टो साहिबा वहाँ पहुँच गई, वो जलसा जिस जगह होना था सड़क का कहा गया तो फिर सड़क पर ही कर दिखाया। यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े मुतारिक दिखाई दिए, जबकि मुख्तलिफ जलसों में यूसुफ रज़ा गिलानी इस तरह से मुतारिक नहीं होते। चूँकि मुल्तान उनका अपना इलाका और शहर है तो यकीनी तौर पर उन्हें मेज़बानी करनी थी, वो आगे बढ़े, उन्होंने की भी। फिर जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, ये भी एक बड़ा ट्विस्टिंग और टर्निंग पॉइंट होगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से एक दरख्वास्त जाती है जिसमें वो परोल में तौसीह मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, क्या उनका ये बात दुरुस्त है? वो कह रहे हैं कि बाहर होंगे तो कुछ लोगों ने मिलने आना है, ताज़ियत करने आना चाहते हैं, तो वो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। इसकी मुखालिफत फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने की। फिरदौस आशिक अवान जो कि अब पंजाब में बड़ी मुतारिक है, पहले फेडरल में थी, सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर उन्हें बाहर रहने दिया जाए, उन्हें वापस जाना चाहिए। उन्होंने परोल का टाइम पूरा किया, उन्हें वापस जाना चाहिए। शिबली फराज साहब ने भी कुछ सख्त सख्त बातें की। बहुत सारी चीज़ें, बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी इस पर भी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया कमर साहब। अखुनज़ादा चट्टान साहब तमाम तर लोग जानते हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, गुज़िश्ता रोज़ ताज़ा जलसे से होकर आए हैं, ज़रा उसकी भी सूरत हाल जानेंगे। कमर साहब, मेरा ख्याल है पहले ज़रा अखुनज़ादा साहब से जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अखुनज़ादा साहब, कैसा रहा सर जलसा? पकड़ तकड़ की बड़ी मैंने गूंज सुनी आज। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते दिखाई दिए, को तावान का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। क्या हकीकत है सर? कुछ मेरा ख्याल है 70-80 बंदा पकड़ा गया था जिसे छोड़ भी दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 30 तारीख को हमारा यूम तासीस था, और जिस दिन ये पार्टी वजूद में आ रही थी लाहौर में, तो 53 साल पहले भी यही माहौल था इस मुल्क में कि ग्राउंड में पानी छोड़ा गया, बिजली बंद कर दिया, लोगों को उठाया, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, चादर और चारदीवारी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और 53 साल बाद भी हमारे मुल्क में जमहूरियत की यही हाल है। मैं ख़ुद जब गया, मैं अवारी होटल में था, तो जैसे मैंने सामान रख लिया तो रिसेप्शन से फ़ोन आया कि सर ये एजेंसी वाले आए हैं, स्पेशल ब्रांच वाले आपकी पूछ रहे हैं और आपका पूरा डिटेल हम दे के नहीं दे। मैंने कहा कि जी बिल्कुल दे दे, मैं कौन सा, मैं कोई इंडिया तो आया नहीं हूँ, मुल्तान तो कोई, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, आज़ाद शहरी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और होटलों में जाके छापे मार के, एक तो हमारा एक रवायात भी होते हैं कि बाहर से कोई किसी इलाके में जाए तो इसके साथ इस तरह का रवैया नहीं रखा जाता है, लेकिन इन लोगों ने वो रवायात को भी पामाल कर दिया। ये भी ख्याल नहीं रखा कि कौन सिंध से आया है, कोई पंजाब से कौन आया, पुख्तनख्वा से कोई बंदा आया है, ये यहाँ मुल्तान के, ये वसेब के मेहमान हैं, ये सारे यहाँ के मेहमान हैं, वो चाहे जिस पार्टी से हैं, जिस मकसद से आए हैं, लेकिन है मेहमान। तो इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और ये सब कुछ हुआ। और फिर वही हुआ जो हमेशा से होते आ रही हैं कि ताकत से कोई तहरीकों को नहीं रोक सकते हैं। ये किसी पार्टी का जलसा नहीं था, ये PDM का भी जलसा नहीं था, चूँकि मैंने मास्क लगाया था और कोई बाकायदा स्टेज नहीं था, कुर्सी शामेन ये नहीं थे, तो मैं नीचे, पहले दफ़ा मैं नीचे फिर रहा था तो लोगों से पूछता था, कोई ऐसा बंदा होता है जिसके हाथ में न झंडा है न फ्लेक्स है, तो मैं पूछता था भाई आप किस पार्टी से, आपका तो न झंडा है न कुछ है, तो वो कहता था भाई हम कोई किसी पार्टी से नहीं है, हम तो इस वजह से यहाँ पे आए हैं कि हम तो हैरान परेशान हैं कि हम दवाई लाए कि घर के लिए राशन लाए, हम बच्चे का फीस जमा करवाए स्कूल का
गैस का बिल जमा करवाए या हम जाके बिजली का बिल जमा करवाए। हम तो इस वजह से आए हैं कि इस हुकूमत से हमें निजात मिले, हमारा तो ज़िंदगी जो है वो तबाह हो गई। तो ये हालात थे, 53 साल पहले भी ये हालात थे और 53 साल बाद भी हमारे मुल्क में वो कहते हैं कि दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक अहले अशक है कि जहाँ थे वही रहे, हम जहाँ थे वही रहे। कमर साहब, सर हालात तो आपके सामने हैं, जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और फिर गवर्नमेंट ने इसको ज़ाहिर है जितना फोर्सली अपोज कर सकती थी किया भी। सर SOPs की बात की गई, SOPs का ख्याल ज़ाहिर है कि वो तो एक बड़ा लाजमी जुज़ है। अच्छा, जलसों में लोग इकट्ठे होते हैं, कोई ऐसी बात थी इसमें कि वो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि SOPs का ख्याल कर लें, लोगों का इकट्ठा होना गलत है और फिर आप आवाम की ज़िंदगियों से, जैसे फिरदौस आशिक अमान कह भी रही हैं कि आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, कि यही वजह है जलसे को रोकने की? देखिए, पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में जो जमहूरी इक़्तिदार होती हैं उसके लिए उसको प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस का काम है। इमरान खान साहब खुद 26 साल 25 साल स्ट्रगल करके आए हैं, मीडिया से मदद लेके आए हैं, सोसाइटी तक आउटरीच की है, 25 साल अपोजिशन की है और इन्हीं के खिलाफ की है। और किन के खिलाफ? पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजल रहमान, ये जमातों के खिलाफ करते हैं ना। तो इमरान खान साहब ने लोगों को मोबिलाइज़ किया। तो अभी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो लोग, ज़ाहिर बात है, इसको पसंद नहीं किया जा रहा। देखें, और ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जब सियासतदान जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये जमहूरी रवैये पीछे छोड़ जाते हैं और जमहूरियत को कहते हैं हम साथ लेके आए हैं, अनफॉर्चुनेटली। जहाँ तक SOPs की बात आ जाए तो आपको पता है कि SOP कहाँ फॉलो हो रहे हैं, गो के होने चाहिए, लेकिन कहाँ फॉलो हो रहे हैं? यही 4-5-6 शहरों में बड़े बड़े कोरोना की बात हो रही है, बाकी तो हर जगह लोग मास्क भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं है, बात ही कोई नहीं है। अब तो लोग भूल गए हैं ये कोरोना भी है। ये थोड़ा बहुत मीडिया ने भी दोबारा शुरू किया है। वैसे तो कोरोना बहुत ज़्यादा और हम सबको केयरफुल रहना चाहिए, डिस्टेंस भी रखना चाहिए और सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन यह कौन समझता है? कल भी PTI वाले भी जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है, सारे कर रहे हैं, किसी को हर एक को आज़ादी है, तो इनको भी मुश्किल है हो, कोई माने या ना माने। लेकिन PDM की स्ट्रगल ने एक थोड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दिया और वो मोमेंटम डेफिनेटली इमरान खान साहब ने भी जलसे करने शुरू कर दिए हैं। वो खुद भी अगर कहीं पे इफ्तिताह करने जाते हैं तो जलसा करने की शक्ल में उसको इफ्तिताह कर देते हैं कि जी मैं तो इफ्तिताह करने आया था। सो ये इसका मतलब है प्रेशर आ रहा है। देखिए, अगर खान साहब को एक चीज़ का पता है, PTI को एक चीज़ का पता है कि वन साइडेड स्टोरी जो है ना वो नहीं, बल्कि मैं देख रहा था पील डैट की कि किसकी रिपोर्ट देख रहा था कि PTI की तरफ से जो ज़्यादातर दिफा कर रहे हैं वो यहाँ वो कराची वाले मिनिस्टर साहब हैं, अली ज़ैदी वाडा साहब कर रहे हैं या फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। बाकी लोग तो मज़े ले रहे हैं सारे हुकूमत में होने का, यहाँ डिफेंड करने नहीं आते और यहाँ खामोश होकर बैठे हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि खान साहब को एक बहुत, और शेख रशीद भी खामोश हैं, सो खान साहब को एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके जो स्पोक्स पर्सनस हैं, जो टीम है उनकी, वो बहुत वीक है। जो लोग इस वक्त डिफेंड भी कर रहे हैं, जिसमें वो शहबाज साहब भी हैं, वो सारे तो गिल साहब जो हैं वो ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, सो ही डजंट अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, जीत के आना और फिर डिफेंड करना, ये क्या चीज़ें होती हैं। सो मेरा ख्याल है कि खान साहब इस वक्त मुश्किल में है और वो मुश्किल जारी बात है PDM की शक्ल में। जो मुश्किल है, मैं आप दोनों आजाद से, क्या फिरदौस आशिक अमान साहिबा का पंजाब में लाए जाना ये थोड़ा मुश्किल को फेस करने के लिए था? डेफिनेटली उसकी वजह यह थी कि मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब जो हैं दोनों ख़वातीन थी और बहुत बोलती थी। तो कोई अगर उनके आगे अगर चौहान साहब जैसा बंदा होगा तो उनकी रेपुटेशन उस तरह नहीं है कि वो ख़वातीन को टेक ऑन करना और डिफेंड करना। सो मेरा ख्याल है कि ये उनको लाया गया ताकि वो अगर एक खातून बात करती है दूसरे से भी खातून जवाब देगा तो वो कहेंगे जी ख़वातीन है। एक तो ये है, इसलिए खान साहब भी कहते हैं कि उनको लाना बहुत ज़रूरी था। सो दूसरा ये है कि पंजाब 11 करोड़ आबादी का सूबा है, 24 घंटे आपको वहाँ पे लोग चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि इवन कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। वो जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो नज़र नहीं आ रहा। वो इवन कि आपको स्पोक्स पर्सन में भी नज़र नहीं आ रहा। जो बनता है स्पोक्स पर्सन, अगर वो मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं बस मेरी बात चले, दूसरे की ना चले, ये ना हो मैं अकेला बयान दूं। शिबली फराज जी, मैं ये शिबली फराज साहब पे तो जाता हूँ। पहले ज़रा अखुनज़ादा साहब से, ये जो डेमोक्रेसी, इसका सेटअप, सेंट्रलाइजेशन, पावर की तकसीम, उनका ये कहना है सर बड़े लंबे अरसे से फिर यही नारा लगा कर आए हैं कि पावर की तकसीम बच्चों तक तो हो रही है, आम आदमी तक नहीं हो रही। अभी भी अगर हम देख लें, ये बात भी दुरुस्त है कि लोग देखना भी आसफा भुट्टो और मरियम नवाज़ को ही चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग बिलावल को भी देखना चाहते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के साथ आसिफा भुट्टो साहिबा का स्टेज पे होना,
फ़र्क डालेगा अखुंज़ादा साहब? देखिए जी, एक फ़र्क तो सबसे ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान का दुनिया में एक बहुत अच्छा इमेज जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने और इसराइल ने और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत गलत प्रोपेगेंडा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज जाएगा जब आसफा और मरियम नवाज़ साहिबा स्टेज पे है और दोनों ख़वातीन ये। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है तो हम PDM वाले कहते हैं ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत का रोना है। वो कैसे 30 तारीख पे मुल्तान में जलसा हो रहा था। मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ कि गिलगित में इलेक्शन हुआ और ये हुआ वो, मैं गिलगित तक नहीं जा रहा हूँ। मैं 29 तारीख को आपका कह रहा हूँ, सिर्फ 29 तारीख का। 29 तारीख को 2 जलसे परवेज़ खटक साहब ने की नौशेरा में। 29 तारीख को सिराजुल हक साहब ने जलसा किया थे मरगरा में। 29 तारीख को जो बहुत चैम्पियन बनता है कोरोना का, असद उमर साहब, जो पहले कभी एक माहिर इक़्तिसादियात था, जिसने IMF से कर्जा भी नहीं लेना था, पाकिस्तान का तकदीर भी बदलना था, पेट्रोल और डॉलर को 40 पे लाना था। अब माहिर जात, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे अब माहिर जात जो है कोरोना बन गया है, उन्होंने सक्कर में जलसा किया। मुझे तमाम मज़हबों का बहुत एहतराम है, बेहैसियत मुसलमान भी और बेहैसियत पीपल्स पार्टी के एक अदना वर्कर की, क्योंकि हमारा स्टडी सर्कल होते थे, हमारा बाकायदा तरबियत हुआ है बेहैसियत। मुझे तमाम मज़ाहिब का बहुत एहतराम है। जितना मुझे अपने मज़हब का एहतराम है इतना मुझे हर मज़हब का है। लेकिन कोरोना में हज जो है इस पे पाबंदी लग गई कि नहीं लगी? वही 29 तारीख में सिख यात्री कितने हज़ारों की तादाद में आए थे। और यहाँ पे ये सिर्फ मैं ये पूरा रिकॉर्ड जितना मैंने आपको कह दिया, ये 29 तारीख का मैंने कह दिया। दूसरी बात ये कि ये हुकूमत ने हर शादी हाल में 300 लोगों को किया है कि 300 लोग जा सकते हैं। हमारे वो इंडोर नहीं है, वो आउटडोर है। हमारे पेशावर में है शादी हाल, तकरीबन मेरे ख्याल से हमने तो कोई हाल में तो जलसा नहीं किया था ना, आउटडोर किया था। हमारी पेशावर में है मेरे ख्याल से कोई 150-160 शादी हाल है। आप हर शादी हाल में 300 लोगों को आप जमा करें, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 300-400 शादी हाल तो लाहौर में भी होंगे। आप हर शादी हाल में 300 लोगों को जमा करें, तो इन लोगों का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। ये अपोजिशन ने जो तहरीक शुरू किया है, ये इसका रोना है। कोरोना के पीछे ये पनाह लेना चाहते हैं, लेकिन ये इनका गलत सोच है। ये अगर अपोजिशन को नाकाम करना चाहते हैं तो इनका तरीक़ा ये है कि ये अपने कारकर्दगी को दुरुस्त कर दे, जो कि हर सेक्टर में आप जाके देख लेंगे तो ये ज़ीरो है, बल्कि ज़ीरो नहीं, ये पीछे जा रहे हैं। अगर नौकरियों का वादा किया था तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अगर घरों का वादा किया था तो घरों को मिसमार कर दिया। अगर खारजा पॉलिसी का कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट का बहुत इज़्ज़त होगा, तो आप देख ले कि पाकिस्तानियों के साथ मुल्क के बाहर क्या हो रहा है। खारजा पॉलिसी के हालात ये थे, कभी हमारा खारजा पॉलिसी बहुत आज़ाद खारजा पॉलिसी था। ईरान और चाइना के आपस में बहुत बदतरीन ताल्लुकात थे, हमारे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ईरान और सऊदी आपसे इस पर भी बात कर लेता हूं कि हम लोग मियां साहब के दौर में भी खारजा पॉलिसी पर ईरान और सऊदी के बदतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन हमारे दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक ऐसा जगह नहीं है जिसका कोई सर पैर बंदा पकड़े। चले, मैं इस पे एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो अखुंज़ादा साहब और कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से ज़रा जानने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ हुकूमत करप्ट तोले, करप्शन और उसका जिक्र जो माजी में जो कुछ हुआ, दूसरी तरफ जो इस वक्त अपोजिशन है वो हालिया कारकर्दगी, महंगाई और फिर कर्जा जो तेज़ी से बढ़ रहा है मुल्क का, इसका जिक्र कर रही है। किस में ज़्यादा जान है और क्यों है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। गोया प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अखुनज़ादा चट्टान साहब, कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन कर लिया। नदीम कुरैशी साहब ने भी, ये दो आज़ाद भी मौजूद, और नदीम कुरैशी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका ताल्लुक़ ख़ुद भी मुल्तान से है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे भी ज़रा जानता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही थी PDM की, बड़े दिन से हाँ ना की, इससे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर उल्टा नुकसान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? चूँकि लोगों का आम फहम ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सब नहीं करना चाहिए था। इस करने से, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो खुद कह दिया, जो कुछ किया है गवर्नमेंट ने उससे हमें फ़ायदा हुआ। क्या कहते हैं नदीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर गिलानी साहब किसी बात से खुश हैं तो हमने उनकी खुशी को खुदा न खासा किसी दुख में नहीं बदलना। मैं चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हूं, ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, और ये मेरे ही हल्के इंतखाब में ये जलसा था। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी को 2018 के इलेक्शन में इन दोनों सेंट्रल मुल्तान के दोनों हलकों से कैंडिडेट इनके पास नहीं थे। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी एक फैमिली ने 6 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा तीर के निशान पर, तो वो गिलानी साहब की फैमिली थी। जहां तक जलसे की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सिर्फ एक टारगेट कि किसी भी तरह कोविड की वबा किस शहरों में लोगों की जान ना ले। आप पिछले वीक के स्टैटिस्टिक्स देखें, पंजाब में मुल्तान 13% चली गई थी कोविड पॉजिटिव केसेस की, जो कि इंतहाई अलार्मिंग थी। गवर्नमेंट ने कोशिश की, और पंजाब में सारे जहान को पता है कि पंजाब इन्फेक्टियस डिजीज ऑर्डिनेंस नाफिज है। हर जगह पर कोशिश की गई कि गैदरिंग ना हो सके। अब PDM के दोस्तों ने जो माहौल बनाया, और फिर जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब सीख पाए हुए, और उन्होंने अपने कारकुनान को हुक्म दिया कि जी ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से। हालांकि ना यहां किसी कारकुन पर कोई तशद्दुद हुआ। कासिमबाग स्टेडियम को जब उसके लॉक तोड़े गए, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस वाले स्टेडियम्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वाले स्टेडियम्स हैं, वो सारे PCP के डोमेन में है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका कंट्रोल संभाले होती है PCP के साथ। जब वहां के लॉक तोड़े गए बगैर परमिशन, वहां पर कब्जा करने की कोशिश की गई। उन लोगों ने जो बड़े दावेदार हैं इस बात के कि जी हम डेमोक्रेसी के बड़े चैंपियन हैं, आइन और कानून के बड़े मानने वाले हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने उन लोगों को न सिर्फ अरेस्ट किया और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की। यहां से ये माहौल क्रिएट हुआ। जलसे की परमिशन जहां तक देने का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन लोगों की जमात है। इमरान खान मुंतकमुल मिजाज नहीं है। इमरान खान ने अपने अपोजिशन के लोगों के कभी जेलों में जुबानें काटने जैसे वाकयात, और सेनेटर सैफुर रहमान को चूड़ियां भेजने जैसे वाकयात कभी आज तक नहीं हुए हमारी जमात में। यह परमिशन दी गई कि खुदा ना खास्ता कोई नया मॉडल टाउन ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। चूंकि ये अशराफिया की जमातें हैं, ये उन लोगों की जमातें हैं जिन्होंने हमेशा वर्करों को इस्तेमाल कर कर उनकी जान पर, उनके माल पर, और मैं बहुत हद तक कहूंगा उनकी इज्जतों पर पॉलिटिक्स की है। कल भी अगर जो वर्कर्स वहां, अगर खुदा ना खास्ता पुलिस कोई इस तरह का वाकया करती या ऐसा वाकया रूनुमा होता, आम वर्कर ने परेशान होना था। ये जितनी लीडरशिप आई थी, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में थी, इन्होंने N95 मास्क लगाए हुए थे। मैं जाती तौर पे समझता हूं इस जलसे का फायदा पाकिस्तान की आवाम को हुआ। इस जलसे का फायदा मिडिल क्लास के उस पॉलिटिकल वर्कर को हुआ जो इस मुल्क में स्ट्रगल तो करता है, लेकिन अशराफिया के ये बेटे, भतीजे, भांजे, समधी इस मुल्क की पॉलिटिक्स में काबिज है। कल चश्मे फल्क ने एक अजीब नजारा देखा कि जिस पीपल्स पार्टी के कायद की मौत पर जिन लोगों ने मिठाइयां तकसीम की थी, कल मरियम नवाज पीपल्स पार्टी की यौम तासीस से खिताब कर रही थी। वही मरियम नवाज जो कल कह रही थी जरदारी और इमरान भाई भाई है। और फिर चश्मे फलक ने एक और नजारा देखा कि आसफा भुट्टो साहबा खिताब फरमा रही है, और यूसुफ रजा गिलानी जैसा संजीदा सीनियर पॉलिटिशियन हाथ बांध के खड़ा है। ये दो चीजें पाकिस्तान की आवाम ने देखी। कमेंट करें इस बात पे। मैं कमर चीमा साहब का भी इस पे एक कमेंट ले लेता हूँ। सर, जो कुछ कह रहे हैं नदीम साहब कि सीनियर पॉलिटिशियंस पीछे और फिर एक जूनियर, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि मौरूसी सियासत, इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कर दें कोई। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मौरूसी सियासत है ये पाकिस्तान की हकीकत है, और दूसरा ये है कि हम लोग भी तो, अवाम भी तो बड़ी जालिम है। ये भी तो किसी को नहीं ऊपर लेके आने देती। ये भी तो वही पुराने चेहरों के साथ रहना चाहते हैं। ये भी नवाज शरीफ साहब के साथ, आसफ जरदारी साहब के साथ, ये उसी सिस्टम में रहना चाहते हैं। और देखिए ना, फजलुर रहमान साहब बेशक आलिम दीन है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ही पार्लियामेंट में आगे लेके आए हैं। वही
सारा डील करता है। सो ये एक तो अवाम की हकीकत है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे इस जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली एक जो पर्सनालिटी ओरिएंटेड हमारी सारी डीलिंग है। PTI इमरान खान के अलावा क्या है, नवाज शरीफ साहब के अलावा PMLN क्या है? ये अवाम का बिहेवियर्स है ना। हमें थोड़े से, हमारे अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा ये है कि हम स्ट्रॉन्ग बंदे को पसंद करना चाहते हैं। हम एक बंदे को, जैसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक करैक्टर था ना कि एक पर्सनालिटी थी, हम वो उसके इर्द गिर्द सारा था, उनके वो तो एक और है पैराए में बात है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग लोगों को पसंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंदा तगड़ा हो, हम एक पर्सनालिटी क्रिज्मा में जाना चाहते हैं। ये हमारी सोसाइटी के अंदर अगर बंदा क्रिज्मेटिक ना हो, हम उसको वोट ही नहीं देते। खान साहब को भी खान साहब को भी बहुत हुआ। सो ये जो क्रिज्मा है, ये हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि बंदे के जिसकी क्रेडेंशियल स्ट्रांग हो। सो मेरा ख्याल है कि यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीपल्स पार्टी PMLN, और देखें ना नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी है, हम शहबाज शरीफ भी नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली ये सोसाइटी की अप्रोच इस तरह की है कि सोसाइटी इसको इसी तरह चाहती है। आगे बिलावल, आप 10 प्राइम मिनिस्टर बना लें जी पीपल्स पार्टी में, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ कुछ भी नहीं है जब बात आएगी बिलावल की। सो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी वो जो अपनी पावर है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो ड्रॉ करती है, वो इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो हमारे यहाँ पे होती है। सो इसको बदलने के लिए मेरा ख्याल है कि ये सियासी जमातों का काम, जब ये कहते हैं ना कि जी मुल्क में जमहूरियत, इसका अच्छा मौका नहीं था। PTI तो खुद ये बात करती रही है कि मौरूसी सियासत ना हो, आप पर्सनैलिटीज के पीछे सियासत कर रहे हैं, एक का बेटा दूसरे का भाई। ये मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब भी अनफॉर्चुनेटली इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके, बिल्कुल नहीं, और वो उनको ये था कि अगर वो करवाते, वो अपनी पावर के इतने करीब आ चुके थे कि उनको ये था कि अगर मैं ये करवाऊंगा तो मैं शायद वो पार्टी के अंदर इतनी तकसीम हो जाएगी कि मैं जंग ही हार जाऊंगा। कराची में हुआ भी ऐसा, कराची में बड़े मुश्किल हालात रहे हैं और अभी भी लोग बहुत नाराज हैं। सर वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि खान साहब को ये था अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो हो सकता है जिन लोगों ने हमें इतने फंड्स दिए हुए हैं वो ऊपर आना चाहते हैं, तो अगर वो ऊपर ना आए, ऊपर कोई और दरमियाना बंदा आ गया, फैसला साजी की पावर जो है, आप देखें ना चौधरी सरवर पंजाब में इतना काम किया, इतना पैसा लगाया, अगर कोई और बंदे को अवाम ऊपर ले आए तो वो तो बंदा साइड पे बैठा हुआ क्या करेगा। सो खान साहब भी डर गए कि ये तो मेरा सारा जो मिशन है मैं तो अपने आपस में लड़ता रहूंगा बजाय इसके कि मैं इनके साथ। सर इस पे मैं जरा नदीम साहब का एक बार व्यू लूं, फिर जरा अखुंज़ादा साहब से भी इस पे बात। नदीम साहब, सर कमर चीमा साहब जो बात कर रहे हैं कि जाहिर है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग पार्टी को टाइम दे रहे थे, वो अलग लोग जो पहले से आ रहे थे, काफ़ी लोग, आपको भी पता है कि बहुत लोग नाराज़ होकर पीछे भी हुए, कुछ फीमेल्स भी थी, मेल भी हैं, फिर जो सदारती उम्मीदवार रहे आप लोगों के वो भी नाराज़ हो गए। तो सर इस पर भी थोड़ी सी कॉमेंट कर दें। देखिए चीमा साहब की बात किसी हद तक बहुत दुरुस्त है। इन्होंने जिस सोशल सेटअप में हम लोग जिंदा हैं उसका जिक्र किया, यहाँ चीजें एक खास रिवायात से चल रही होती हैं, लेकिन हमने फिर 72 ईयर में देखा कि उन रिवायात के तहत चीजें चलने से सिर्फ उस अशराफिया के उस एक पोर्शन को बेनिफिट हुआ जो इन सारी चीजों को लीड कर रहा होता है। मैंने ये देखा, मैंने अपने आपको मिसाल दूं, मैंने 15 से 18 साल स्ट्रगल की, मैं पार्ट ऑफ द असेंबली बना, मैं लोकल बॉडी इलेक्शन मैंने जीते, फिर मैं यूसी इलेक्शन जीता, मुझे यहां तक पहुंचने में 15-16 साल लगे। आज भी मैं समझता हूं पार्टीज में लॉबी सिस्टम की वजह से ये तमाम पार्टियों का प्रॉब्लम है। जुल्फी मुखालिद साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, शहबाज गिल साहब इम्पोर्टेड हैं बाहर से लोग, वो बड़े हावी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। देखिए मैं अर्ज आपसे कर रहा हूं, ये आपकी बात इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि पार्टीज में लॉबी सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जहां मेरिट पर, टैलेंट पर आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है, आप ये उनको वेटेज देंगे? सरदार उस्मान बुज़दार की सूरत में एक फ्रेश फेस को 12.5 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बनाना। सर उस पर मैं आता हूँ, चलो इस पे तो मैं आपसे बात करूंगा। नदीम साहब, अखुंज़ादा चट्टान साहब से मैं जरा इस पर मैं वापस आता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब, फिर उनकी जो इस वक्त की कारकर्दगी, फिर जो लोगों के सवालात हैं और आम आवाम क्या चाहती है, इस पर भी मैं आपसे बात करता हूँ। क्या पता भी है खान साहब को कि आवाम क्या चाहती है, क्योंकि राब्ता बहुत टूट गया खान साहब का आवाम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अखुंज़ादा साहब, सर शिबली फराज साहब तो एक तरफ उनका ये कहना है कि जी करप्ट टोला जो है वो अपनी सियासत बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगा रहा है। फिरदौस आशिक अफगान साहिबा ने भी यही कहा कि आप लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगाने के लिए, इससे हासिल उसूल कुछ नहीं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, ये बड़ा उनका जुमला है।
देखिए जी, कोरोना पे मैं दोबारा इसलिए बात नहीं करूंगा कि मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया। डन हो गया, आप इस पे तो बात करें और बहुत पीछे को तो कोई खतरा ही नहीं है। बहुत पीछे भी नहीं गया, सिर्फ 30 और 29 तारीख का बता दिया कि 30 तारीख पे हमारा था तो हमारे साथ हुकूमत का रवैया क्या था, और 29 तारीख को जितने जलसे हुई थे तकरीबन 5-6 महीने आपको गिनवाए कि ये जलसे हो गए थे। अगर हुकूमत जाता नहीं है तो हुकूमत को फिर परेशानी क्या है, और अगर जलसों से हुकूमत जाती नहीं है तो ये लोग ख़ुद क्यों जलसे कर रहे थे? सबसे ज़्यादा जलसे तो इन लोगों ने किए। हमारा जमहूरी हक़ है, हम जलसे कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि हम हुकूमत को कोई गैर कानूनी या गैर आईनी तरीके से हुकूमत को घर भेज दी। जिस तरीके से ये लोग आके डेढ़ चौक पे बैठ गए और कह रहे थे कि उंगली आज उठेगा, कल उठेगा, परसों उठेगा, तरसों उठेगा। हम ये नहीं कह रहे, और ये एहतजाज हम पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं कर रहे। ये हम जिसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई आप सियासतदान नहीं है, इस मुल्क में एक आईन है, एक दस्तूर है, इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है। आप अपना काम करें, हम जाने और पीटीआई जाने। वो लोग 2 इंच अगर पीछे हो गई तो आप यकीन जाने कि ये 12 घंटों के अंदर अंदर ये हुकूमत चला जाएगा। लेकिन आप लोगों की जो सारी मैं आपको ये बताऊं, ये नवाज शरीफ का हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी हासिल था। जितनी अपोजिशन जमाते थे मां सिवाई एक पीटीआई के और एक इनका जो कज़न बाहर से लाया गया था और इनके साथ बैठाया गया था, इनके अलावा कोई नहीं चाहता था कि ये हुकूमत ख़त्म हो। सब कह रहे थे कि ये अपना 5 साल पूरा करे। ये हुकूमत जब आ गया तो इसके लिए भी हमारे ख्वाहिशात ये थे कि ये अपना 5 साल पूरा करे। अपोजिशन ने उसको कह दिया कि भाई आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। अगर आप कोई मिसाक हमारे साथ करना चाहते हैं सिर्फ इक़्तिसादी हालात पे, हम इसके लिए आपके साथ तैयार हैं। लेकिन ये बदकिस्मत हुकूमत, जो इनकी खुशकिस्मत ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद हुकूमत है कि इसके लिए माइक का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए जज के हथौड़े का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। इसकी अपोजिशन ने कहा कि आप कदम बढ़ाए, इसके बावजूद ये आगे नहीं बढ़ सके बल्कि पीछे पीछे आ रही है और मुल्क को तबाही तक पहुंचा रही है। हम भी समझते हैं कि कोरोना है, क्या हम इससे इनकार कर रहे हैं कि कोरोना नहीं है? लेकिन आप हमारे सामने 2 चीज़ें हैं। जब 2 मुसीबतें एक साथ आ जाए फिर आपको इंतखाब करना है कि इनमें से किस मुसीबत का मैं रिस्क ले लूँ और किस मुसीबत को हम छोड़ूँ। एक है कोरोना का मुसीबत हमारे सामने, एक हुकूमत का टेंडी दल के हैसियत से हमारे सामने। ये इस तरह का टेंडी दल है जिन्होंने हमारा चीनी खाया, जिन्होंने हमारा आटा खाया, जिन्होंने हमारा पेट्रोल पिया, जिन्होंने यानी इस मुल्क का हर चीज़, इसका खर्चा पॉलिसी आप देख ले, आप हमारे पड़ोस में देख ले। हमारे यार इन बंदे को एक चीज़ आता है, भीख मांगना। अफगानिस्तान जैसे मुल्क से भी ये 3 करोड़ लेके आए, 3 अरब डॉलर लेके आए। मेरा घर जो है ये बॉर्डर से 15 किलोमीटर पे है। मेरा आधा कबीला इस तरफ है, आधा कबीला उस तरफ है। हम रात को, क्योंकि टेलीफोन बहुत महंगा है और टेलीफोन पे बात करी फिर पकड़ते हैं, तो हमने वो मुखाबरा सिस्टम नहीं है, वायरलेस सेट, इस पे एक दूसरे, कसम खुदा का वो लोग सोशल मीडिया पे वो लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग हमसे आप लोगों ने 3 करोड़ डॉलर लिया। कर्जों की क्या हालात है, आप मुल्क का हालात देख ले। खुदा न ख्वास्ता मैं 2 चीज़ें, मैं दो जो खतरा है, जो हमें 2 खतरे हैं। पहला खतरा ये है कि ये हुकूमत प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें प्रेशर है इसराइल का। पहले आपने कभी देखा है कि इसराइल को मानने पे इस मुल्क में कभी बहस हुआ है? अब शुरू हो चुका है। दूसरा ये कि हमें अपनी एटमी जो असास है इसकी रूल बैक करने का, तो हम इस मौजूदा हुकूमत को कोरोना से ज़्यादा इस मुल्क के लिए ख़तरा समझते हैं। एक बात में नदीम कुरैशी साहब के बात के साथ मैं बहुत इत्तेफाक करता हूँ, आधी बात से, पूरा मुकम्मल बात से नहीं। अगर जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब, नदीम कुरैशी साहब वहाँ हल्के का MNA अगर इनसे मुशावरत करते कि हमें क्या करना चाहिए, तो इनके इतनी बेइज्जती नहीं होती। ये तो अमली सबूत हुआ कि 100 प्याज का, एक सेकंड बस मैंने बात खत्म की, ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आ जाऊं, आप कह रहे थे 2 सेकंड, अच्छा जल्दी।
100 प्याज खाए और उसको 100 जूती पड़े। अगर इनसे पूछते तो ये नहीं होता, लेकिन अगर ये शहबाज गिल जैसे बंदे से जिसका ना पाकिस्तान का नेशनलिटी है ना एक ऐसे कातिल से शहजाद जैसी बुखारी जैसे गैर मुंतखब लोगों से मुशावरत जो इलेक्शन लड़कर आए, फिर उसको इस तरह के सामना करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो इसहाक डार साहब के इंटरव्यू पर भी बात होनी है कि उसके जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इस पर भी बात करते हैं। फिर ज़रा उस्मान बुज़दार साहब की बात की है नदीम कुरैशी साहब ने, उनकी परफॉर्मेंस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि हम ज़रा इसहाक डार साहब के उस इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया उस पर भी बात करेंगे। कमर चीमा साहब, अखुंज़ादा चट्टान साहब, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, इंटरव्यू जो दिया ये एक अलग, इस पर मैं आपसे बात करूँगा कि इंटरव्यू के सवालात, इंटरव्यू के जवाबात, इंटरव्यू देना ही बड़ी बात है। इसहाक डार साहब तो बड़े अरसे से गुमशुदा थे, बल्कि गुमनाम ही हो गए थे, और ये अचानक से बीबीसी जैसे इदारे को इंटरव्यू दे देना, इसहाक डार साहब का सामने आ जाना और फिर अपने हवाले से मियाँ साहब के हवाले से बात करना, क्या सर, क्या तज्जिया इस पे आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन जो है वो बेसिकली तो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, और वो समझते हैं हम डोमेस्टिकली जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे सियासी जमातों पे, अदारों पे, तो शायद जो है ना वो हमारी बात सुनी जाएगी, या हमें वो जो उनका मौक़िफ़ है उसको वो ऑन किया जाएगा, या ख़ासकर 2023 का जो इलेक्शन है उसमें एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट नज़र आएगा। तो उसके लिए वो डोमेस्टिकली तो पीडीएम और सारा वो जो मरियम का नैरेटिव है, लेकिन इसके साथ साथ वो बेसिकली वो समझते हैं कि आप इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज करें। अच्छा, इसहाक डार ये बीबीसी में हार्ड टॉक में जाने से पहले वो सोशल मीडिया के साथ इंगेज थे, बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इसहाक डार को मेरा ख्याल है दिखाना मना है पाकिस्तान की टेलीविजन पे, बिकॉज वो जो है एक वर्डिक्ट जो है, तो वो उन्होंने सोचा कि कैसे और हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक काम ये भी करते हैं कि वो इंटरनेशनल मीडिया को खबर देते हैं ताकि पाकिस्तानी मीडिया से खुद ही उठा लेगा। तो बीबीसी वो ये जो स्ट्रैटेजी थी, हमारे और बहुत सारे लोग इस तरह के न्यूज़पेपर्स को टीवी पे चले जाते हैं। सो ये जो है ये बेसिकली ये वो टैक्टिक था जो कि बहुत हद तक वो कामयाब रहा है। पाकिस्तानी इसको कैसे रिसीव करते हैं, जो डिफरेंट हल्के उसको वो कैसे रिसीव करते हैं, लेकिन इट विल लीव एन इम्पैक्ट फॉर सम टाइम, बिकॉज इसको पूरी दुनिया देखेगी, सुनेगी, समझेगी कि पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर, अच्छा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ऐसे नहीं देखती कि नवाज शरीफ करप्ट है, भागा हुआ है, वो नहीं, वो देखते हैं कि जी पाकिस्तानी फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑपोजिशन एंड ही इज इन लंदन, और वहाँ भागा हुआ है, जो भी है वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है। सो वी आर स्टिल नोन, हमारी वो जो रेपुटेशन है वो कोई वर्ल्ड क्लास डेमोक्रेटिक सेटअप वाली नहीं है, हमारी रेपुटेशन अभी वी हैव टू ग्रो अप फ्रॉम ऑल दिस। सो इसका जो पीएमएलएन को फायदा होगा, और जो वो बार्गेनिंग करते हैं, वो जो डिस्कशन करते हैं, वो आइंदा उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और मजीद आखिरी बात मजीद ये है कि वो आइंदा और भी ऐसे फोरम्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, सर बार्गेनिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगी। बेशक इस इंटरव्यू में मुश्किल सवालात हुए, इसहाक डार साहब से उनकी जायदादों, मियाँ साहब की वापसी, बीमारी और बहुत सारी उनके बच्चों के हवाले से जो विला है उस पर भी बात की गई, नैब के रोल पर बात की गई, लेकिन क्या सही कह रहे हैं कि टैक्टिक्स है बार्गेनिंग की? देखिए, मैं चीमा साहब की अपनी इंटेलेक्चुअल इनकी इनका ऑब्जर्वेशन करने की अपनी सलाहियत है। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि इंटरनेशनली भी चीज़ें बड़ी तब्दील हो रही हैं। अब वो हालात नहीं है, अब बिलखुसूस कोविड के दौरान जो हालात बने और इससे पहले टेररिज्म के दौरान जो हालात बने, अब लोग भी पूछते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग अपने मुल्कों से करके जब यहाँ आते हैं, यहाँ बिजनेस एडजस्ट करते हैं, चूंकि अब मीडिया में सोशल मीडिया के रोल ने चीज़ों को बड़ा ओपन कर दिया। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इनको इससे कोई ये कोशिश कर सकते हैं कि ये प्रेशर बिल्ड करें, लेकिन इनको अब नुकसान की तरफ जाना है। जो पॉलिटिकल डैमेज इनका हो चुका उसकी मैं नहीं समझता कि ये रिकवरी कर सकेंगे इस तरह से। हाँ, ये जरूर है कि ये अपना हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो हरबा तो उस रोज जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ के नाम लेकर इंटरनेशनली उनको मुखातिब करके उनको थ्रेट करने की कोशिश की, तो वो
इनके पास मौजूद आखिरी तीर था जो इन्होंने चलाने की कोशिश की, और उसके फौरन बाद हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारा असली दुश्मन है, उनके मीडिया ने जिस तरह से उसको हाईलाइट किया, जिस तरह से उस पर डिबेट्स हुई, और मैंने बात जगहों पर सुना और पढ़ा कि उन्होंने इसको इंटरनेशनल अपना नेशनल टॉपिक बनाया। इंडिया के बाज इदारों ने वहां उस पर बहुत सारी चीजें उन्होंने कोशिश की कि लॉबिंग भी की जाए यूरोप में और अमेरिका में। लेकिन आज जितना पाकिस्तानी समझदार हो गया, और बिलखुसूस यूथ, मैं आपको फिर इस कल के जलसे की तरफ लेकर जाऊंगा। एक क्वेश्चन पाकिस्तान का नौजवान अब करता है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ ये हॉली काउज ही है 5, 7, 10 फैमिलीज कि जिनके बच्चे इस मुल्क के लोगों को लीड करेंगे? क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ माएं जो बच्चे जन्म देती हैं, क्या उनके पास वो टैलेंट नहीं है? ठीक है, मैं ज़रा अखुंज़ादा चट्टान साहब से भी आखिरी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो चाहूँगा कि ज़रा आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें। सर, सवालात तो जो हुए वो हुए जायदादों के हवाले से, नैब के हवाले से, केसेस के हवाले से हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू का पैराए वही रहा, मतलब कि इंटरनेशनली भी लोग अब समझना, सुनना और जानना चाहते हैं। देखिए, अगर इजाज़त तो मैं ये विरासत की सियासत पे भी बात करूँ। सियासत है आवाम के लिए, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी बेहतरी आएगी। अभी तक तो इंडिया में तसलसल से हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी शख्सियात को लोग वोट देते हैं, वो गांधी फैमिली, वो सारे। लेकिन जब हम जमहूरियत को तसलसल से चलाएंगे, लेकिन जब लोग, अगर बिलावल को लोग पसंद नहीं करेंगे ना, हम उसको चेयरमैन नहीं बनाएंगे। अगर आस पर फिर ये कोई फूलों का सेज नहीं है, ये जो है कांटों का है। ठीक है, वो उस पे कमर साहब ने बड़ा वाजे कर दिया था सारी चीज़ें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसाक़ साहब का, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान में जब तक एक इस तरह का इदारा नहीं होगा जो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, जो जज का भी, जर्नल का भी, जर्नलिस्ट का भी एहतसाब करे, सबका एहतसाब करे, तब तक पाकिस्तान में कोई अगर बेगुनाह है उसको आप बेगुनाह नहीं कह सकते, और अगर कोई गुनाहगार है उसको आप गुनाहगार नहीं कह सकते। सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ को जो सज़ा मिली थी, वो जज साहब का जो वीडियो है आपको पता है। जब नेब की चेयरमैन ने कहा कि अगर मैं एक्शन ले लो हुकूमत के करप्शन पे, तो ये तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी। ये परवेज़ खटक को मुझे ख़तरा है कि ऐसे नहीं बीमार पड़ जाए, फिर दूसरा शक़वान के केस पे मुझे दबाव है, बाबर अवान के केस पे मुझे दबाव है। तो यहाँ पे अगर किसी को सज़ा हो जाती है तो कहते हैं सियासी इंतकाम है, अगर कोई बरी हो जाते हैं तो कहते हैं डील किया। मैं अखुंज़ादा साहब इंशाल्लाह फिर वक्त की कमी, तो इसाक़ साहब ने यही कहा होगा कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इंसाफ नहीं है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं मुल्क से बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद चीमा साहब, सीनियर तजज़ियाकार जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कोशिश की तमाम तर पहलुओं पर बात हो जाए जो आज की तारीख में सब सरगर्म अमल है, इस पर बात की। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।